हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास एक बहुत ही खास क्वेश्चन पेपर पर है। 25 क्वेश्चंस ऑफ एसएससी सीजीएल जो पूछा गया है। दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं 12 सितंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट का पेपर था ये। यानी आपको इस पर्टिकुलर डेट पे सेकंड शिफ्ट में हुए पेपर को आज आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे। बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे आपको जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, जो आने वाले टाइम में पूछे जा सकते हैं। अलग अलग टाइप के कुछ नया पैटर्न भी कुछ कुछ टॉपिक्स में देखने को आपको मिल सकते हैं। हर प्रकार के प्रश्न आप सीखेंगे मेरे साथ यहां पर। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। 14 साल से बच्चों हजारों लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और हजारों की तादाद में बच्चे अपनी मेहनत से और मेरे सपोर्ट से कामयाब भी हुए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहले डायरेक्शन पर थोड़ा ध्यान जरूर दिया कीजिए कि आखिर आपको दिए हुए क्वेश्चन में करना क्या है। जैसे कह रहे हैं यहाँ पे कि मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको खोजना है, यानी आपको सिमिलर मीनिंग निकालनी है दिए हुए वर्ड का। मेनी पीपल लव टू विजिट, बहुत सारे लोग लव टू विजिट एन्चेंटिंग हिल्स, एन्चेंटिंग हिल्स को। अब सवाल यह है कि हिल्स अगर एन्चेंटिंग है तो लोगों को उसे विजिट करने में बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, तो इसका मतलब वो हिल अट्रैक्टिव होगी। ऐसी तो होगी नहीं, डरावनी है, क्योंकि अगर डरावनी होगी, भयानक होगी तो फिर जाएंगे ही क्यों लोग। लोग अगर जाना वहां पे पसंद कर रहे हैं तो वो एल्योरिंग हिल्स होगी, एन्चेंटिंग वाली हिल्स। बाकी तीन ऑप्शंस की बात करें, अगर रिस्की हिल होगी तो लोग वहां पे जाएंगे ही क्यों, तो एक ऑप्शन कैंसिल हो गया। इकोइंग मतलब वहां पे चीजें गूंजती है, इकोइंग हिल्स पे जाना पसंद करते हैं। ठंडी हिल्स होगी तो वहां पर जाने का क्या मतलब है कि ठंडी हिल्स है ठंडी। और एक आखिरी वर्ड आपके पास है एल्योरिंग। तो बच्चे, जैसे एन्चेंटिंग का मतलब है अपनी तरफ मंत्र मुग्ध कर लेना, कि जिसको देखकर एकदम से आपका दिल उसी की तरफ चला जाए, दैट इज एन्चेंटिंग। और उसी के लिए एल्योरिंग शब्द यूज हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है एल्योरिंग, दैट इज परफेक्ट, पावरफुली अट्रैक्टिव। यानी कि बहुत ही ज्यादा आकर्षक कोई चीज होती है, हम उसको एल्योरिंग कहते हैं। इंचेंटिंग का मतलब भी वही है, डिलाइटफुली चार्मिंग, जो बिल्कुल आपका मन मोह लेता है, हम उसे इंचेंटिंग कहते हैं। राइट एवरीवन। अब दोनों को एग्जांपल समझिए। जैसे हर स्माइल वॉज डीपली एल्योरिंग, उसकी स्माइल, उसकी मुस्कुराहट बहुत ही ज्यादा मनमोहक थी, आकर्षक थी। द गार्डन लुक्ड इंचेंटिंग इन द मूनलाइट, मूनलाइट में गार्डन बहुत ही इंचेंटिंग लगा। तो आपके दोनों वर्ड्स हो गए। थोड़ा बाकी ऑप्शंस में आई। कूल का मतलब ठंडा और शांत दोनों होता है, उसका एग्जांपल दिया है। रिस्की मींस होता है बहुत ही जोखिम से भरा हुआ, डेंजर से भरा हुआ, रिस्क से भरा हुआ, उस पर भी एक एग्जांपल दिया है। और इकोइंग का मतलब है जो इको कर रहा है, गूंज रहा है। जैसे लोग कहते हैं ना कि आपकी आवाज बड़ी इको कर रही है, तो इकोइंग का वही हो गया दोस्तों। राइट, यानी इको करना, जैसे हर वॉइस केम इकोइंग थ्रू द हॉल, इको करते हुए, तो गूंज रही है हॉल में। राइट, तो ये आपके काफी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हो गए। मैं एक एक ऑप्शन को इस अंदाज में एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि कभी भी अगर एग्जामिनर ऑप्शन में दिए हुए वर्ड को प्रश्न बनाए तो आपको उसके लिए अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत ना पड़े। आप इतने में से एक प्रश्न कर लो, 5 तैयार हो जाए। एक प्रश्न करो मेरे साथ, 5 तैयार हो जाएंगे, कुछ के 4, कुछ के 5। तो इस तरीके से ऑन एन एवरेज आपके 25 प्रश्न करो, 100 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। राइट एवरीवन। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे हर एक क्वेश्चन पेपर को मेरे साथ प्रैक्टिस करना। चलो सेकंड पे आते हैं। अगला सवाल कहता है कि एंटोनिम बताइए जो आपका ब्रैकेटेड वर्ड है। ठीक है, ही हैज, शी हैज, ब्लैंक लिखा, यहां पे विटी लिखा हुआ है। रिमार्क्स अबाउट एवरीथिंग, यानी उसका बहुत ही विटी रिमार्क है अबाउट एवरीथिंग, हर चीज के बारे में। 4 ऑप्शंस हैं, सॉरी, विम्सिकल, अम्यूजिंग एंड वोफुल। पहले तो विटी का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? विट का मतलब होता है विजडम। विट मीन्स होगा विजडम, जिसको बुद्धि कहते हैं। ठीक है, ये हो गया बुद्धि। एंड अगर मैं इसी को विटी कह देता हूं तो ये विटी बन जाएगा आपका वाइज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बुद्धिमान। ठीक है, अब हमारे पास यहां पे कंफर्म हो गया कि वहां पे शी हैज विटी रिमार्क्स, यानी कि उसका थोड़ा सा बुद्धि वाला, बुद्धिमान वाला, वाइज रिमार्क्स दिया अबाउट एवरीथिंग, हर चीज के बारे में। अब हमें वाइज का उल्टा चाहिए, ऐसा जिसको आप मूर्ख कह सकते हैं, जिसको आप नॉट सेटिस्फैक्टरी कह सकते हैं, जिसको आप नॉट इंटरटेनिंग कह सकते हैं, जिसको आप अनएम्यूजिंग कह सकते हैं। अपने पास एक ऑप्शन बचता है, दैट इज अनएम्यूजिंग। अनएम्यूजिंग का मतलब है नॉट फनी और इंटरटेनिंग। ये बिल्कुल भी इंटरटेनिंग नहीं है, तो ये बोरिंग हो गया दोस्तों।
है ना। और विटी का मतलब होता है दिमाग से, चतुराई के साथ, लिखा भी होगा यहां पे, क्लेवरली ह्यूमरस, चतुराई के साथ, हास्यपूर्ण तरीके से, हम उसे विटी कहते हैं। और अपोजिट में चला जाएगा दोस्तों आपके पास अनएम्यूजिंग। ठीक है, दोनों पे एग्जांपल्स दिए हुए समझने के लिए। अब बाकी ऑप्शंस देखिए। एक तो सॉरी होता है किसी से माफी मांगना, सॉरी सॉरी, एक तो वो होता है। और दूसरा सॉरी मतलब दुखी, जैसे फीलिंग रिग्रेट और सैडनेस, उसे भी सॉरी कहता है ना। जैसे कोई आदमी किसी का, मान लीजिए किसी की दादी खत्म हो गई, अब उसने पूछा कि भैया दादी कैसी है, तो उसने कहा दादी खत्म हो गई, तो ये आदमी कहता है ना यार आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। यानी ये कह रहा है मुझे दुख हुआ इस बात से, मुझे पता नहीं था, मैंने पूछा, मुझे दुख हुआ। सो सॉरी का मतलब दुख या अफसोस भी होता है। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट टू द मीटिंग। दूसरा देखिए, whimsical का मतलब होता है प्लेफुली, अनयूजुअल और अनप्रेडिक्टेबल, जिसको मनमौजी कह सकते हो, अजीब लेकिन मजेदार, उसे हम whimsical कहते हैं। द मूवी हैड अ whimsical स्टोरी लाइन, मूवी की जो स्टोरी लाइन थी दैट वाज whimsical, यानी वो अजीब तो थी लेकिन थी बड़ी मजेदार। ठीक है। और वॉफुल का मतलब होता है दुखद, क्योंकि वो मीन्स होता है दुख, WOE। वो का मतलब होता है दुख, जो पीड़ा देती है, तो वोफुल हो गया पीड़ादायक। शी टोल्ड अ वोफुल टेल ऑफ लॉस एंड हार्डशिप। अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि संदीप सर एक बात बताइए, अगर वो से काम चल रहा था तो वोफुल क्यों बनाया गया? वो से काम चल तो रहा था। तो इसका जवाब मेरा सबसे पहले सुनिए कि बच्चे, अगर ब्यूटी से काम चल रहा था तो ब्यूटीफुल क्यों बनाया, ब्यूटीफुली क्यों बनाया, ब्यूटीफाई क्यों बनाया? ऑनेस्ट से काम चल रहा था तो ऑनेस्टली क्यों बनाया, ऑनेस्टी क्यों बनाया? एक से ही काम चला लेते ना। मेरे दोस्तों, ये जितने भी वर्ड्स एक से बन रहे हैं ना, वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं है, उनके पार्ट्स ऑफ स्पीचेस अलग है। तो इंग्लिश ग्रामर का एक रूल है कि आपका जो प्रश्न है वो जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूछेगा, जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूछेगा, आपको अपने 4 ऑप्शंस में से सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच चुनना है। यानी अगर उसने एडजेक्टिव पूछा तो आपको ऑप्शन से एडजेक्टिव चुनना है, अगर उसने एडवर्ब पूछा तो आपको ऑप्शन से एडवर्ब चुनना है, अगर उसने वर्ब पूछा तो आपको ऑप्शन से वर्ब में पूछना है, रिप्लाई करना है, और उसने अगर एडजेक्टिव में पूछा तो एडजेक्टिव में करना है, नाउन में पूछा तो नाउन में करना है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स के हमेशा सेम रखने होते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हो गए दोस्तों, इसलिए वो भी होता है और वो फुल भी होता है, ताकि हम वर्ड के साथ उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैच करा सके। अगर मैच नहीं होगा तो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए जरूरी है सारे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को भी तैयार रखना। ठीक है। सेंटेंस है, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव अ स्पेलिंग एरर। 4 में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है? पहला लिखा हुआ है, द पेंटिंग्स आर स्ट्रक्चर्ड क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम क्यूबिज्म टू स्योरियलिज्म। स्योरियलिज्म की स्पेलिंग गलत है बच्चे। स्योरियलिज्म, देखो आपको एक रूल पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कुछ भी लेते हैं, चलो WRITE, मुझे राइट से रिटन लिखना है, तो मैं स्पेलिंग क्या लिखता हूं, WRITT। यानी मैं यहां पे WRI तो सेम लिखा मैंने, ये टी को यहां पे डबल कर दिया, उसके बाद EN लिखा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, रूल जो 98% वर्क करता है, 2% एक्सेप्शन है इसमें, कि अगर कोई वर्ड किसी वोवेल पे खत्म हो रहा है और उसके जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो उसमें सफिक्स ऐड करते समय कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। तो WRIT एक और टी लिखा गया, फिर हम वहां पे ऐड करते हैं जो भी हमें सफिक्स ऐड करना है। तो इस तरीके से हमारी स्पेलिंग बन जाती है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे PUT है, हमें इसमें ING जोड़ना है, तो PUT प्लस ING इज इक्वल टू, ये कॉन्सोनेंट है, जस्ट पहले यहां पे वॉवेल है, यहां पे वॉवेल था, जस्ट पहले कॉन्सोनेंट, तो वही करेंगे यहां पे दोस्तों, PUT लिखेंगे और एक और टी लगा के फिर ING। ओके दोस्तों, तो वॉवेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल। अभी आ जाइए दोस्तों, यहां पे स्योरलिज्म की स्पेलिंग देखते हैं। SSURE, लास्ट में वॉवेल है ना, जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, SURR फिर E और उसके बाद जो लिखा हुआ है ALISM। ठीक है ना, मतलब R डबल होना चाहिए स्योरलिज्म में, तो वो गलत हो गया। दूसरे पे आ जाओ, द आर्टिस्ट रिसीव्ड रिकॉग्निशन फॉर हर इंप्रेसिव इचिंग्स। ब्यूकोलिक होता है बच्चे, ब्यूकोलिक या बकोलिक नहीं होता, ब्यूकोलिक होता है, ये C के बाद O होता है, ये गलत है। Insouciance of the rock star considering the importance of the occasion came as a shock
टू द ऑडियंस हु एक्सपेक्टेड स्ट्रेसफुल मोमेंट्स। ठीक है, सही लग रहा है। द फोकस ऑफ द एग्जीबिशन, एग्जीबिशन ये क्या लिखा हुआ है, ये एग्जीबिशन की स्पेलिंग गलत है, एग्जीबिशन, एग्जीबिशन होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। एक ही आंसर बचता है ऑप्शन सी जिसमें कोई एरर नहीं मिली, है ना। वो कह रहा है खोजिए किसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी डज नॉट। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है यार, मतलब एग्जामिनर का स्पेलिंग टेस्ट करने के लिए जो इस तरीके के प्रश्न बनाना है, ये केवल क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बनाना है। बच्चे ऐसे प्रश्न देख के घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे, ये तो बहुत कठिन आ गया। कौनो कठिन नहीं है भैया, बहुत है आसान है, कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है ये, समझ रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से स्पीड में पढ़ना है, चीजें अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, चलो। बहुत बार ऐसा होगा, कुछ ऐसे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे जो शायद आपको उनकी स्पेलिंग आपको नहीं जानते, कुछ ऐसे वर्ड्स मिल गए, नहीं पता आपको उसकी मीनिंग, उससे घबराइए नहीं, क्या पता उसमें एरर ही ना हो, आपके इन सेंटेंसेस में उस पार्ट में एरर हो, उस वर्ड में एरर हो जो वर्ड आपको आते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए पूरा सेंटेंस, चारों सेंटेंसेस को जरूर पढ़िए, उनमें मत फंसिए जो आपको नहीं आती स्पेलिंग, पूरा पढ़िए। कभी कभी क्या, ज्यादातर ऐसा होता है जो आती है वही में एरर बनाते हैं। चलो आ जाओ, केवल बच्चे का लेवल चेक करते हैं कि बंदे में पेशेंस कितना है। मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम चाहिए आपको रिपल्स का। चार ऑप्शंस हैं, रिपेल, सब्स्टिट्यूट, रिकवर एंड रिप्रूव। ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट बताइए इसमें से किस में आपका आंसर हो जाएगा। रिपल्स का मतलब क्या होता है और सेम मीनिंग में कौन सा वर्ड आएगा? बच्चे रिपेल आएगा, क्योंकि रिपल्स का मतलब होता है टू ड्राइव बैक और रिजेक्ट, किसी को दूर हटाना, दूर हटाना किसी को, हम उसे रिपल्स कहते हैं। अब दूर हटाना के सेम मीनिंग में अपने पास एक ही वर्ड है, दैट इज रिपेल। टू पुश अवे और रेसिस्ट, किसी को दूर करना। दोनों को एग्जांपल समझो, जैसे दिस स्प्रे विल रिपेल मॉस्किटोज इफेक्टिवली, ये जो स्प्रे है वो मॉस्किटोज को इफेक्टिवली दूर कर देगा। ठीक है, और दूसरा देखो, द आर्मी मैनेज्ड टू रिपल्स द एनिमी अटैक, आर्मी ने मैनेज किया रिपल्स करने में एनिमी के अटैक को। तो ये दोनों आपके ऑप्शंस बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा बाकी ऑप्शंस देखो। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है बच्चे? आदमी कहता है ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसमें भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट वर्ड आप यूज करते हो। इसका मतलब है एक पर्सन और थिंग एक्टिंग इन प्लेस ऑफ अनदर, कोई ऐसा जो किसी दूसरे की जगह पे एक्ट करे, है ना। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक लाइन होता है, उस पूरी लाइन की जगह पर वन वर्ड कौन सा है जिसको, जो इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है, मतलब उसकी ही मीनिंग का कोई दूसरा। समझ में आया सब्स्टिट्यूट क्या है? वही है, यूज्ड हनी एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर शुगर। ठीक है, आगे आओ। रिकवर करना मतलब फिर से कोई चीज से ठीक होना, जैसे रिकवर कहते हैं ना, कोई आदमी बीमार हो गया, अब रिकवरी हो रही है, तो रिकवर करना। टू गेट बैक और रिगेन, यानी फिर से पुनः वही चीज को प्राप्त करना जो उसका पहले था, जैसे हेल्थ अच्छी थी तो हेल्थ हो जाए, है ना, अच्छी। शी टुक अ वीक टू रिकवर फ्रॉम द फ्लू। तीसरा देखिए, रिप्रूव का मतलब है टू स्कॉल्ड और क्रिटिसाइज जेंटली, किसी को डांट फटकार लगाना, हम उसे कहते हैं रिप्रूव, रिप्रूव, रिप्रूव। द टीचर रिप्रूव्ड हिम फॉर बीइंग लेट, टीचर ने उसे लेट होने पर डांट लगाई। तो ये आपके चारों पांच वर्ड्स हो गए। अच्छे तरीके से मैंने इनको एक्सप्लेन किया विद एग्जाम्पल, हिंदी मीनिंग एंड इंग्लिश मीनिंग, समझने में रत्ती भर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी बच्चे। आगे आ जाइए। The employees were comfortable with me and they talked about their problems since I has worked there as a manager. एरर फाइंड करना है बच्चे, बहुत ही बेसिक सी एरर है। मैं आपको हिंट देता हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर है। देखो सवाल कहता है दी एम्प्लॉइज, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, कंफर्टेबल एडजेक्टिव, सही है। विद मी, मेरे साथ, एम्प्लॉइज वर कंफर्टेबल विद मी, सही है। एंड और दे टॉक्ड अबाउट, और उन्होंने बात किया किसके बारे में? दे ने टॉक किया तो देयर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। फिर यहां पे लिखा हुआ है सिंस आई हैज वर्कड देयर एज अ मैनेजर, जब से मैंने वहां पे काम किया। अभी ध्यान से देखो, द एम्प्लॉइज वर कंफर्टेबल विद मी एंड दे टॉक्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम सिंस आई हैज वर्कड देयर एज अ मैनेजर। प्यारे साथियों, यहां से इसको हटाना पड़ेगा, सिंस आई वर्कड देयर एज अ मैनेजर आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्यों, बड़े ध्यान से सुनना। आप थोड़ा सा याद करो, सिंस कहां पे यूज करते हो, कहां पे? सिंस प्लस टाइम करते हैं कि नहीं करते? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जैसे आप ऐसे लिखते हो ना, ही हैज बीन वर्क, क्या हो रहा है? ही हैज बीन वर्किंग हेयर, वो यहां पे काम कर रहा है, कब से?
सिंस मॉर्निंग। अब मैं आपको आपका ध्यान यहाँ पे खींचते हुए एक चीज दिखाना चाहूंगा कि मेरे प्यारे भाइयों, जब आप सिंस लिखते हैं तो इसके बाद लिखा हुआ जो शब्द है वो हमेशा पास्ट वाला टाइम का होता है, कभी भविष्य के टाइम की बात नहीं करेगा सिंस। आप खुद बताइए, ही हैज बीन वर्किंग हियर, वो यहां पे काम कर रहा है सिंस मॉर्निंग, सुबह से, तो इसका मतलब है कि ये बात या तो दोपहर में कही जा रही है, या तो शाम को कही जा रही है, या तो रात में कही जा रही है। ये कंफर्म हो गया ना कि दोपहर में आदमी कह रहा है या तो शाम को आदमी कह रहा है कि भैया वो यहां सुबह से काम कर रहा है। कहां आप कह रहे हो कि वहां पे चोरी डकैती में तुम्हारे साथ था, वो मेरे घर में सुबह से काम कर रहा है, हाँ माली बना हुआ है सुबह से। तो भाइयों इसका मतलब सिंस मॉर्निंग में जो मॉर्निंग है वो बीते हुए समय से है, कुछ घंटे पहले, है ना। मैं आपसे यही समझाना चाह रहा था कि भैया सिंस के बाद आपको पास्ट लिखना है। अब अगर यही केवल एक वर्ड की जगह पे पूरी क्लॉज अगर लिखनी पड़ जाए तो वो क्लॉज आपको पास्ट की इंडेफिनिट बनानी होती है। आपने जब यहां पे सिंस लिखा तो आपको केवल एक सब्जेक्ट चाहिए और मेन ऑफ की सेकंड फॉर्म चाहिए। ये सेकंड फॉर्म हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपको चाहिए ही नहीं। तो यहां से हैव को हटा दीजिए, ये गलत था। सिंस आई वर्कड देयर एज अ मैनेजर हो जाएगा, मतलब हैज को हटा दीजिए, यहां पे हैव भी नहीं आएगा, हैज भी नहीं आएगा, दोनों ही गलत है। मैं आपको यहां पे ये लिख रहा था कि भैया हैज तो गलत है, हैव भी गलत हो जाएगा, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। आगे ओह छोटा सा अरेंजमेंट है यार। पी में लिखा है द सन टू आवर प्लैनेट्स, अर्थ प्रोवाइड्स एसेंशियल एनर्जी सस्टेनिंग लाइफ एंड वार्मथ। बताइए क्या आएगा बच्चे, बहुत बेसिक्स, जल्दी से बताइए। बच्चे इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। जो सूरज है वो प्रोवाइड करता है एसेंशियल एनर्जी। सबसे पहला पार्ट सब्जेक्ट का चाहिए, और सब्जेक्ट आपके पास एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, दैट इज द सन। अब आपकी ये प्रेपोजिशन तो पहला पार्ट नहीं हो सकता, प्रोवाइड्स पहला पार्ट नहीं हो सकता, ये आईएनजी पहला पार्ट नहीं हो सकता। आपको सबसे पहले नंबर पे सब्जेक्ट चाहिए, फिर आपको वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है द सन, वर्ब आपकी दी हुई है प्रोवाइड्स, सिंगुलर सन सिंगुलर वर्ब, यानी द सन प्रोवाइड करता है एसेंशियल एनर्जी को। किसको देता है? प्रोवाइड। तो प्रोवाइड के साथ हमें प्रीपोजिशन टू लगा के वो मेंशन करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखा हुआ है टू आवर प्लैनेट। ये प्लैनेट कौन है? अर्थ, जो सस्टेन करता है लाइफ को और वार्मथ को, राइट। तो हमारा सही ऑर्डर कौन सा है? ऑप्शन ए में लिखा है, लिख लीजिएगा यहाँ पे POQR, दैट्स द आंसर। यही होगा ना यहाँ पे, सबसे पहले P फिर O फिर Q फिर R। कितना आसान है ये सब 5 सेकंड 4-5 सेकंड के क्वेश्चन है, बस पढ़ो और आंसर करो। ओहो, ये भी अरेंजमेंट है बच्चों, एरर डिटेक्शन नहीं है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ये अरेंजमेंट है, अरेंज करो, चलो पूरा अरेंज करो। आई दैट द शेफ टू वर्क इन द न्यू हर्ड रेस्टोरेंट इज गोइंग अक्रॉस द रोड। बताइए क्या आएगा? The chef is going to work in the new restaurant across the road. इस चीज को I heard, है ना? I heard that the chef is going to work in the new restaurant across the road. आपका सही आंसर ये है। सबसे पहले I, फिर दूसरे नंबर पे G, I heard, फिर तीसरे नंबर पे B का that, यही लिखा था ना हमने। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे नया सब्जेक्ट द शेफ EI, उसके बाद द शेफ इज गोइंग, क्या करने जा रहा है? गोइंग टू वॉक, कहां पे? इन, उसके बाद आपका F द न्यू, फिर उसके बाद H रेस्टोरेंट, उसके बाद लास्ट में कहां पे है? अक्रॉस। देखा कितना आसान है, बस यार छोटे से हैं। कुल मिला के ऐसे केसेस में आप सेंटेंस का सब्जेक्ट खोजो, सेंटेंस की वर्ब खोजो, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट खोजो, सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट खोजो, यही सब चाहिए। यू हैव टू फॉलो दिस कंस्ट्रक्शन। हालांकि मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको पैराजंबल कराऊंगा ना टॉपिक वाइज, तो बच्चे एक एक चीज सिखा दूंगा कैसे करते हैं इन सभी चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। लिसनिंग टू द सम लेक्चर एवरी डे अपीयर्ड वेरी डैश टू हिम, और आपको यहाँ पे बोरिंग का बताना है।
बच्चे बोरिंग तो आप सब अच्छे से जानते हैं यार, समथिंग दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग, यही होता है ना, बोरिंग दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग, यानी कोई ऐसी चीज जो इंटरेस्टिंग नहीं होती, हम उसको क्या कहते हैं? ना तो वो मोनोलिथिक होता है, ना नर्वस है, ना ही फ्यूरियस है, वो होती है मोनोटनस। ऐसी कोई चीज जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, हिंदी में उसको नीरस कहते हैं, बिना किसी रस का, नीरस, एक रस, नीरस। डल एंड रिपीटेटिव, जैसे आपको रोज घर में दाल चावल खिलाई जाए, आप एकदम पक गए, मम्मा बहुत हो गया दाल चावल, मम्मा थोड़ा कोफ्ता बना दो मम्मा, क्या कर रहे हो आप उससे मोनोटनस हो गए हो, राइट? सो दैट इज मोनोटनस, ठीक है। हिज जॉब बिकेम मोनोटनस आफ्टर अ फ्यू मंथ्स। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ, बोरिंग तो आप जानती हो, नॉट इंटरेस्टिंग। ओके, सो ये आपका बोरिंग हो गया, द लेक्चर वाज बोरिंग एंड टू लॉन्ग। बाकी ऑप्शंस देखो, फ्यूरियस आपने देखा होगा, एक मूवी आई थी, उस पर कई सीरीज आई है, फास्ट एंड फ्यूरियस। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में जो एक्टर रहता है वो, और जो विलन होता है वो भी बहुत ही ज्यादा बीच बीच में फ्यूरियस हो जाते हैं, यानी कि गुस्सा होते हैं, एक्सट्रीमली एंग्री को कहते हैं। ही वॉज फ्यूरियस व्हेन ही हर्ड द न्यूज। अगला देखिए, नर्वस होता है, घबराया हुआ, कि यार तुम इतने नर्वस से क्यों फील कर रहे हो? बोले इंटरव्यू है यार, कैसे करूंगा, पहली बार करने जा रहा हूं इंटरव्यू देने जा। एंग्जियस एंड वरीड, बहुत ही घबराया हुआ को कहते हैं, जैसे शी फेल्ट नर्वस बिफोर द इंटरव्यू। और तीसरा है मोनोलिथिक, ये एक लार्ज, पावरफुल और अनचेंजिंग कोई चीज हो, यानी विशाल है और स्थिर रहेगा, बदलेगा नहीं, हम उसको कहते हैं मोनोलिथिक। द कंपनी इज सीन एज अ मोनोलिथिक ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ही विशाल काय हो गई है और अनचेंजिंग है, सब कुछ वैसे ही का वैसे ही है। ठीक है, बढ़िया है ना प्रश्न? सो 8 प्रश्न हो गए, 9वें पे आ जाओ। करना क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो सब्स्टिट्यूट कर सके अंडरलाइन सेगमेंट। माई सिस्टर विश्ड मी गुड लक बिफोर आई वेंट ऑन द स्टेज टू सिंग, टोल्ड मी टू सिट ऑन द फेंस। अच्छा, ईडियम्स एंड फ्रेज है, ईडियम से भाई, प्रश्न में देखो कहीं भी बंदे ने ईडियम नहीं लिखा, बच्चा पगला जाए अगर ना ध्यान दे इन चीजों को, सोचो एकदम पगलवाए रहे हैं ये एसएससी वाले। विश मी गुड लक, किसी को गुड लक विश करने को कहते हैं ब्रेक अ लेग, टांग तोड़ना, ना तो आइस तोड़ना, ना आम तोड़ना, ना तो फेंस पे बैठना। फेंस पे बैठने का मतलब होता है किसी का भी साइड नहीं लेना, किसी भी डिस्प्यूट में किसी का भी पक्ष नहीं लेना। जैसे दो लोग लड़ रहे हैं और यहां पे तीसरा आदमी कहता है ना मैं इधर बोलूंगा ना इधर बोलूंगा, है ना? जैसे रशिया और यूक्रेन के वॉर में इंडिया ने कहा देखो मैं किसी की तरफ पक्ष नहीं लूंगा, अपन या निपट लो, है ना? तो वहां पे वो क्या है, अमेरिका इस समय जैसे आप देखिए इंडिया और पाकिस्तान की बात चलती है, तो अमेरिका क्या कहता है, कहता भैया आपस में समझ लो, हमारा बीच में आने का मतलब नहीं है, आप आपस में समझ लो। तो यानी अमेरिका जाके बैठ गया कहां पे, ऑन द फेंस, इन दोनों के बीच की दीवार पे बैठ गया, कह रहा ना मैं इधर उतरूंगा ना उधर उतरूंगा। ठीक है, इसे कहते हैं। बाय द वे दैट्स योर आंसर, सिट ऑन द फेंस। तो मैंने क्या था, गुड लक विश करना मतलब ब्रेक अ लेग, टांग तोड़ना, ये हमारा आंसर है। इडियम ये आपका आंसर है। ब्रेक दी आइस का मतलब होता है कन्वर्सेशन शुरू करना, चुप्पी तोड़ना, और ब्रेक अ लेग, टांग तोड़ने का मतलब हो गया किसी को बेस्ट ऑफ लक विश करना, ऑल द बेस्ट विश करना, किसी को उसके एक्ट करने से पहले ऑल द बेस्ट कहना। ठीक है, उसे कहते हैं ब्रेक अ लेग। ठीक, आगे आ जाइए। 5 years later I was eating this same dish at the same restaurant. I was eating this same dish at the restaurant. क्या करना है, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment. Will 5 years later, 5 साल बाद, I के साथ कौन सा आंसर आएगा? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बता दीजिए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने का क्या मतलब है? 5 साल बाद हो रहा है, 5 साल से नहीं हो रहा है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो दोनों ही साइड कर दो, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये दोनों साइड कर दिया। विल हैव बी ईटिंग, ये क्या होता है? विल हैव बी ईटिंग क्या होता है? ग्रामेटिकली रॉन्ग है, विल हैव बीन होता है। आप हैव लिखते हो ना, तो इसके बाद हमेशा आईएनजी लिखना होता है, तो आपके पास एक विकल्प बचते हैं, फिर 3 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो चुके हैं बच्चे, केवल एक विकल्प बचते हैं। 5 साल बाद कह रहे हैं ना भाई साहब, मतलब 5 साल पहले बैठा था, अब 5 साल बाद ये आपका आज है, और आज वो रेस्टोरेंट में उसी जगह पे खा रहा है, तो दैट्स योर प्रेजेंट टाइम। व्हाई पास्ट टेंस? दैट्स योर प्रेजेंट टाइम ना, सो डोंट गो विद पास्ट। सो करेक्ट आंसर एम ईटिंग फ्रूट्स बेस्ट। वॉज ईटिंग हटाइए, हैड बीन, विल हैव बीन होता है, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, और हैज बीन
आई के साथ नहीं आता, आई के साथ हैव आता है, आई हैव बीन, ये होता है। ठीक है, तो ऐसे ही रॉन्ग हो गए। चलो आ जाओ। ओह, इतना छोटा सा अरेंजमेंट। वेंट स्टडे वी टू द पार्क, वी वेंट टू द पार्क स्टडे, यही आएगा ना। ये तो बहुत आसान हो गया। वी, फिर वेंट कहां पे, टू द पार्क, आर एस कब गया, स्टडे, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर आपने वर्ब लिख दी, किधर को, वी वेंट टू द पार्क, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो उसने सीधा कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। और कॉम्प्लीमेंट दूसरा भी, जो टाइम है, जैसे प्लेस और टाइम, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट में होते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट 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 में दो कॉम्प्लीमेंट है, कौन पहले आएगा, हमेशा याद रखना। एक ऑर्डर होता है एमपीटी, एमपीटी का मतलब मैनर, प्लेस, टाइम, यानी प्लेस और टाइम में प्लेस को हमेशा पहले लिखना है और टाइम को बाद में लिखना है। ये हम आपको एडवर्ब में पढ़ाएंगे, एडवर्ब के कॉन्सेप्ट्स में जब ऑर्डर सिखाएंगे तो वहां पे चीजें बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे। बाय द वे यहां पे अभी तो सही होना चाहिए था क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन। बच्चे अगला सवाल है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इनकरेक्ट स्पेलिंग, ट्रायल्स, डिजास्टर्स, कॉन्फिडेंट, सेट बैक्स, बैक्स नहीं होता, सेट बैक होता है, सेट बैक, तो सेट बैक गलत है, सेट बैक्स करेक्ट है। इसका मतलब है डिलेज और रिवर्सल इन प्रोग्रेस। जब प्रोग्रेस में डिले होना दोस्तों, उसको सेटबैक कहते हैं, है ना, डाउनफॉल एक प्रकार से। जैसे ही फेस्ड मेनी सेटबैक्स बट नेवर गेव अप, किंतु कभी हार नहीं मानी, लगा रहा, बाउंस बैक, रीस्टार्ट। ट्रायल्स होता है डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस, कठिन अनुभव का कहते हैं दोस्तों। ही फेस्ड मेनी ट्रायल्स इन हिज जर्नी टू सक्सेस। ओके, नेक्स्ट, डिजास्टर तबाही को कहते हैं, आपदा को कहते हैं। सडन इवेंट्स जो कॉजिंग ग्रेट डैमेज, अचानक से आ जाए, जैसे कहीं पर बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, ये सब डिजास्टर है दोस्तों। जैसे द अर्थक्वेक वाज वन ऑफ द वर्स्ट डिजास्टर्स। कॉन्फिडेंट मींस होता है आत्मविश्वासी, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास है, फीलिंग श्योर ऑफ वनसेल्फ कि नहीं मैं इसको कर लूंगा, उसे कॉन्फिडेंट कहते हैं। शी फेल्ट कॉन्फिडेंट बिफोर द एग्जाम, एग्जाम से पहले शी फेल्ट कॉन्फिडेंट, यार डरने की बात थोड़ी ना है। तो ये आपके सामने हो गया। नेक्स्ट पे आओ। पैरालाइज्ड तो आप जानते ही हो यार, जैसे कोई आदमी कहता है पैरालाइज्ड हो गया, बताना क्या है इसका अपोजिट। आपने कहा ये आदमी पैरालाइज्ड हो गया, इसका मतलब कि उसका शरीर काम नहीं कर रहा। अब शरीर काम नहीं कर रहा, पैरालाइज्ड हो गया, दैट मींस उस इंसान का, पैरालाइज का उल्टा क्या होगा, पैरालाइज एक प्रकार की बीमारी है जो उसको हो गई, इसका उल्टा क्या है, हेल्दी रहे आदमी, तो हेल्दी आपका आंसर होना चाहिए। अपोजिट मांगा ना उसने, स्वस्थ होता है, शी फॉलोज अ हेल्दी लाइफस्टाइल। दूसरा पैरालाइज्ड, अनेबल टू मूव और एक्ट, जो असहाय, लकवाग्रस्त, उसको पैरालाइज्ड कहते हैं। ही वॉज पैरालाइज्ड आफ्टर द एक्सीडेंट। अब देखो डिम्योर क्या होता है, शाय एंड मॉडेस्ट, जिसको संकोची या तो शालीन कहते हैं। शी गेव अ डिम्योर स्माइल, यानी एक संकोच से भरी हुई शालीन स्माइल उसने दी। स्टिफ्ड, स्टिफल्ड का मतलब है हेल्ड बैक और सप्रेस्ड, बहुत ही ज्यादा दबा हुआ, जैसे ही स्टिफल्ड अ यॉन ड्यूरिंग द लेक्चर, लेक्चर के दौरान उसने अपनी यॉन को दबाया, जैसे ऐसे ऐसे आती है ना, तो इसको ये क्या उसने दबाया किसी चीज को, तो दबा हुआ है वो। एंड सल्ट्री का मतलब होता है हॉट एंड ह्यूमिड, थोड़ा उमस से भरा हुआ, सॉल्ट सॉल्ट, सल्ट्री उमस से भरा हुआ। इट वॉज अ सल्ट्री आफ्टरनून इन जुलाई, जुलाई काफी ज्यादा सल्ट्री आफ्टरनून होती है, एकदम उमस से भरी हुई होती है, परेशानी से भरी हुई होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। अरे ये तो बहुत आसान है, जैसे आप किसी मीटिंग जब होती है, अब आपने अपने कलीग से कहा भाई चल मीटिंग में चलना है, बोले है मीटिंग आज कल तो हुई थी, आज का क्या एजेंडा है, यानी जो लिस्ट आज की क्या है जो मीटिंग में डिस्कस करी जाएगी, दैट इज एजेंडा। सो आपका आंसर है एजेंडा, अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड, हिंदी में इसको कार्यसूची कहते हैं। द फर्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा इज द बजट रिपोर्ट। ठीक, अब दूसरा देखो, माइन्यूट्स का मतलब है ऑफिशियल नोट्स ऑफ अ मीटिंग, उसे कहते हैं मीटिंग का रिकॉर्ड, उसके कहते हैं। द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड द माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग। माइन्यूट्स का मतलब बहुत ही छोटा भी होता है, माइन्यूट डिटेल, बहुत ही बारीक डिटेल, बारीक भी इसको कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स मींस होता है उद्देश्य, कि भैया आपका यहां होने का क्या ऑब्जेक्टिव है,
क्या उद्देश्य है आपका, है ना। आर ऑब्जेक्टिव्स आर टू इंप्रूव सेल्स एंड कस्टमर सर्विसेज। और तीसरा, मेन्यू खाने की लिस्ट होती है, अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स अवेलेबल। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप कहते हो ना मेन्यू दीजिए, तो फिर आप देखते हो भैया दाल मखनी एकदम ये ले आइएगा भैया। सो द रेस्टोरेंट्स मेन्यू इंक्लूड्स बोथ इंडियन एंड चाइनीज डिशेज। नेक्स्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस है, द ड्रग पेडलर वॉज अरेस्टेड। वॉज अरेस्टेड को जब आप एक्टिव वॉइस में बनाएंगे तो केवल अरेस्टेड आएगा, आपको कोई हेल्पिंग ऑफ नहीं लिखनी। जैसे यहां पे लिखा हुआ है गलत, ये अरेस्टेड नहीं है, यहां पे हेल्पिंग ऑफ लिखी गलत। आप ध्यान से देखो, 3 ऑप्शंस तो हमने एलिमिनेट कर दिया, केवल एक ऑप्शन बचता है। द नार्कोटिक्स टीम अरेस्टेड द ड्रग पेडलर। दैट्स वेरी सिंपल। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर अरुण विल पे डियर फॉर हिज फाइनेंशियल मिस्टेक। बच्चे देखो, एरर फाइंड करना है एक एक शब्द पे। मिस्टर अरुण तुम्हारा सब्जेक्ट हुआ, विल तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब हुई, पे तुम्हारी मेन वर्ब हुई, डियर क्या है भाई, माय डियर फलाना ढिगाना, ये तुम्हारा एडजेक्टिव हुआ। तुम मेन वर्ब के बगल में लिख रहे हो भाई, तो मेन वर्ब का क्वालिफायर एडजेक्टिव थोड़ी होता है, इसका मतलब इसको एडजेक्टिव नहीं, इसको एडवर्ब होना चाहिए था। जो डियर लिखा है वो डियरली होगा दोस्तों, डियरली लिखोगे एडवर्ब लिखोगे तभी तो सही होगा, है ना। मिस्टर अरुण विल पे डियरली फॉर हिज फाइनेंशियल मिस्टेक। आ गया, वी हैव पोस्टपोन्ड दिस मूवी आउटिंग टू मेनी टाइम्स। हमने कईयों बार इस मूवी आउटिंग को पोस्टपोन किया है। सो वी आर गोइंग टुमारो, इसलिए हम कल जा रहे हैं, और कल ऐसे जा रहे हैं कि कुछ भी हो जाए जाएंगे जरूर, आंधी तूफान आ जाए जाएंगे जरूर। 4 ऑप्शन, कम, डैश और शाइन। शाइन का मतलब होता है चमकना। चमकना, कौन सी चीज चमकती है, सूरज। अब पहला ऑप्शन है कि सूरज चमक रहा है, तो यहां पे क्या है, सूरज ना चमके, सूरज नहीं चमकेगा जब बारिश होगी, दैट इज रेन। कम रेन और शाइन, यानी चाहे बारिश हो या धूप हो जाएंगे जरूर। तो कम रेन और शाइन एक इडियम है जिसका मतलब होता है एट एनी कॉस्ट, कम व्हाट मे, किसी भी कीमत पर, है ना, हम उसे कहते हैं कम रेन और शाइन। तो हमारा सही जवाब यहां पे रेन होगा, क्योंकि ये इडियम है दोस्तों, कम रेन और शाइन। देन इन ऑल सर्कमस्टांसेस, नो मैटर व्हाट, ये सब कह सकते हैं, हर हालत में चाहे कुछ भी हो जाए। एग्जाम्पल, वाओ, छोटा सा पैरा जंबल अरेंज करिए। नीड्स टू बी द शेल्फ in a piece of wood, the kitchen need to buy, replace, so I will. Come on everyone, ये बहुत आसान है यार। देखो ऐसे ही कर सकते हो, so I will सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब तुमको चाहिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन 4 में से ये फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं, ये मेन वर्ब नहीं, ये मेन वर्ब नहीं, ये मेन वर्ब नहीं, ये मेन वर्ब है। बन गया ऑर्डर हमारा, एक पेयर बन गया। जल्दी से बताओ कौन सा है। अब बच्चे देखो, 2 जगह पे ये पेयर बन रहा है आपका, एफ ई का पेयर 2 जगह पे है, एक यहां पे लिखा हुआ था, एक यहां पे लिखा हुआ था, और कहीं पे भी नहीं। देखो एफ ई यहां पे नहीं, देखो एफ ई हमारा पेयर होना चाहिए, तो ना तो इसमें एफ ई है ना तो इसमें एफ ई है, तो ए कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, 2 ऑप्शन बचे। अब या तो बी से शुरू होगा या तो ए से शुरू होगा। मेन ओ की एस फॉर्म से कहां शुरू होगा बच्चे, तो ए से शुरू नहीं होगा, ये भी कैंसिल हो गया, बी से शुरू होगा। आया समझ में। अब अरेंजमेंट आप कर लीजिएगा, आगे आइए। साइंटिस्ट क्या करना है, एक्टिव पैसिव। अच्छा, साइंटिस्ट वर कंडक्टिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वर बीइंग कंडक्टेड होना चाहिए, वर बीइंग कंडक्टेड। 4 ऑप्शंस देखिए, हैड बीन नहीं चाहिए, हाँ हैड बीन। बच्चे एक चीज सुनो, बहुत बार क्या होता है बच्चों से कंफ्यूजन हो जाती है, वो वाइस को नरेशन के रूल से बदल देते हैं, नरेशन को वाइस के रूल से बदल देते हैं। वर को हम हैड बीन में तब करते हैं जब वो हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना होता है, लेकिन जब हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो हमें वर को नहीं छेड़ना है,
मैं हमेशा और कई बार बता चुका हूं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब का नहीं बल्कि आपको मेन वर्ब का बदलना होता है, इसलिए हमेशा मेन वर्ब का वॉइस चेंज करिए। जो हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है वो हेल्पिंग वर्ब एज इट इज होती है, सिवाय वर्ब टू डू को छोड़कर, डू डज डिड, बस इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इनकी जगह पर आ जाते हैं आपके इज एम आर वॉज वर। बाकी हमेशा अगर इज एम आर है तो इज एम आर में से ही कोई एक होगा, आपस में सिंगुलर प्लूरल बदल सकते हैं। वॉज वर है तो वॉज वर होगा, हैज हैव है तो हैज हैव ही होगा, है ना। विल शैल है तो विल शैल ही होगा, आपस के बदले जा सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर, बाकी सेम रहेंगे। तो जैसे यहाँ पे वॉज प्लस आईएनजी है तो वॉज वर, वर प्लस आईएनजी है तो वर प्लस आईएनजी या वॉज प्लस आईएनजी होगा। लेकिन हमें पैसिव वॉइस में बी ई आईएनजी जोड़ना, जैसे ये आईएनजी फॉर्म में है ना, तो इस फॉर्म की बीइंग लगेगी, तो वर बीइंग कंडक्टेड चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो जिसमें है वही आपका आंसर है। मैं तो वॉइस आपको ऐसे सिखा दूंगा कि आप दुनिया के सबसे तेज तर्रार इंसान होंगे एक्टिव पैसिव करने में, वादा है भाई आपके संदीप केसरवानी सर का। ये महज एक लाइन नहीं है, ये आप खुद करेंगे। जो चीज मैं जिस रफ्तार से कर रहा हूं ना, मैं अपना क्लोन तैयार करता हूं इंग्लिश में, पेपर सॉल्व करने तक का लेकर, बाकी पूरा थोड़ी ना, आप कहां सीख पाएंगे इतना सब कुछ। पेपर सॉल्व करने का क्लोन बनाता हूं मैं, कि आप अपने कोई भी पेपर के कोई भी प्रश्न हो, एरर हो, आपके वॉइस वाले हो, आपके वोकैबुलरी बेस्ड हो, आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हो, हर प्रश्न यूं करोगे आप, यूं, ठीक है। बस कुछ महीने आपको क्लास में बिताने, फिर देखो चमत्कार। ही हैड डैश हैड, ओ देखो हैड लिखे हो ना, ही हैड, तो मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म चाहिए, इनमें से किसमें है, इसमें है। दा के बाद आपको नाउन चाहिए, जीरंड चलेगा, तो करेक्ट आंसर ये है ना, आसान। ओह वाह, क्लोजस्ट। पीपल ऑफन कहते हैं दैट द स्टार्स गवर्न देयर फेट, बट दे फॉरगेट द फैक्ट दैट सक्सेस और फेलियर इज द रिजल्ट ऑफ वंस ओन एक्शंस। हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। ये सितारे नहीं बताते कि हमारा भविष्य क्या होगा। सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एक्शंस। हमारी पावर नहीं, हमारी घटनाओं का नहीं, हमारे केस का नहीं, बल्कि हमारे एक्शंस का परिणाम है। इंसिडेंट्स का मतलब होता है घटनाएं, तो ये घटनाओं का नहीं, शक्ति का नहीं, केस का नहीं, ये एक्शंस। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे हमारी कामयाबी होगी। दूसरा, इफ वी सो चाफ, यदि हम भूसा बोएं तो वी कैन नॉट रीप ग्रेन, तो हमें अनाज नहीं मिलेगा। भूसा बोगे भूसा मिलेगा, अनाज बोगे अनाज मिलेगा। एंड द रिजल्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस, द रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस या परिणाम, और जो परिणाम है ऑफ एन एक्शन, किसी भी कर्मों का, वो डिपेंड करता है ऑन व्हाट वन डज, जो आदमी वो करता है, एंड टू द एक्सटेंट, और उस ही डैश इट, और ही जो इसे करता है, और किस लेवल तक वो इसे करता है, एंड टू द एक्सटेंट, किस पैमाने तक ही डैश इट, वो इसे करता है। जैसे वहां पे लिखा ना वन डज, तो वैसे ही डज इट। चार ऑप्शंस हैं। यहां पे करने की बात है, हैव नहीं, ये नहीं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, सब्जेक्ट तुम्हारा ही है, अगर तुमको लिखना भी होता तो ये वाले में हैज आता, हैव नहीं, ये वाले में क्रिएट्स आता, क्रिएट नहीं, ये वाले में पुट्स आता। तो तुम्हारे ये तीनों, ये सिंगुलर है ना भाई, सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज, तीन ऑप्शंस तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। तीसरा सवाल लीजिए, इफ वी वर्क हार्ड वी सक्सीड ओनली टू द एक्सटेंट दैट वी वर्क, हम केवल उतना ही कामयाब होते हैं। कहते हैं कोई भी इंसान अपनी कामयाबी अपने मेहनत से पार नहीं ले जा सकता है। आपकी कामयाबी आपकी मेहनत तक ही रहती है, जितनी मेहनत करोगे उतनी कामयाबी। जिंदगी कितनी खूबसूरत है यार, इंसान को देखो, आपकी कामयाबी आपकी मेहनत से ज्यादा नहीं होती है, और इंसान की औकात, कहते ना उसकी कमाई, एक होती कामयाबी, दूसरी होती कमाई। इंसान की कमाई उसकी औकात से बड़ी नहीं होती। औकात का मतलब आपकी अपनी प्रिपरेशन, आपने अपने आप को कितना तैयार किया। औकात का मतलब कभी ये मत सोचिएगा पैसे से, यार पैसे से औकात वो दुनिया जानती है। असलियत में औकात का मतलब है आप कितना तैयार हो। जैसे एक स्टूडेंट जिसके पिताजी रिक्शा चलाते हैं, और ये खुद भी कभी कभी पिताजी के साथ रिक्शा चलाता है ताकि घर का गुजर बसर हो सके, लेकिन यही स्टूडेंट अपने खाली टाइम में यूपीएससी की तैयारी करता है। तो इस स्टूडेंट की 2 साल बीतने के बाद अब ये एग्जाम देने जा रहा है, तो इसकी औकात रिक्शा की नहीं है। वो तो दुनिया वालों को लग रहा है कि इसकी औकात रिक्शा वाला है, लेकिन भाई साहब अब उसकी औकात एसडीएम बनने की है। वो जा रहा है डीएम बनने, भाई साहब वो आईपीएस ऑफिसर बनेगा।
आपने देखा नहीं यहाँ पे एक बकरी चलाने वाले का बच्चा भाई साहब आईपीएस बना है? तो इसका एक बात सीधी सी बात है कि किसी भी इंसान की औकात दुनिया कुछ भी जज करे, आप अंदर से अपने आप को बढ़ा के रखो। आपकी औकात आपके कपड़े से, आपके पैरों में पड़ी हुई चप्पलें कभी भी तय नहीं करनी चाहिए। आपका दिमाग यहां पे आपने जितना फीड कर दिया है ना, उसके बाद जब वो आप किसी को दो और वो फिर आपको रिटर्न करे, तो सीधा आईपीएस बनो, सीधा इनकम टैक्स ऑफिसर बनो, सीधा जीएसटी इंस्पेक्टर बनो, सीधा एक्साइज इंस्पेक्टर बनो। भाई साहब आदमी बोलता रहे, आप अपने आप से अपने आप की औकात बदल के रखो। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने अपनी औकात ही कम रखी है तो कमाई नहीं बढ़ेगी, इसलिए इस औकात को बढ़ाओ, ये बढ़ेगा तो इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। तो वैसे ही वही यहां पे कह रहा है कि आपके कर्म से आपकी सफलता निर्धारित होती है, जितनी मेहनत करोगे उतना लंबा चेक बनेगा आपके नाम का। समझ पा रहे हो? पीपल हु थिंक, लोग जो सोचते हैं दैट द लॉ ऑफ कर्मा, कर्मा के जो नियम है, इज डैश मे फील, इज डैश। पीपल हु थिंक, जो ये सोचते हैं दैट द लॉ ऑफ कर्मा इज डैश, कि लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का कानून जो है वो सबसे क्या है, सुप्रीम हो सकता है। ग्रेटेस्ट लिखते तो हम दा लगाते इसके साथ, द ग्रेटेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। मोर आता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ, मोस्ट अकेले नहीं बल्कि कुछ और एडजेक्टिव के साथ आता है, जैसे मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट व्हाटएवर। तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज सुप्रीम। ग्रामेटिकली तो बाकी सारे फेल हो गए। फिर आगे आ जाइए, मे फील दैट इफ वन इज डेस्टिन्ड टू गेट समथिंग ही विल ऑलवेज गेट इट वेदर ही स्ट्राइव्स इट फॉर इट और नॉट। ठीक है, बट एक्सपीरियंस टेल्स अस, किंतु अनुभव हमें बताते हैं। देखो ध्यान से, कितनी कैसी बात कह रहा है, कह रहे किस्मत में जो लिखा है वो तुमको मिलेगा ही मिलेगा, भले तुम उसकी कोशिश कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है, वो कहता है भैया प्रैक्टिकल जो अनुभव है वो हमें बताते हैं दैट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट्स, रिवॉर्ड पुरस्कार और पनिशमेंट्स और सजा आर द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस, हमारे कर्मों का सीधा परिणाम है। ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, अगर आप ईमानदार हैं और मेहनती हैं तो ये नेवर गो अनरिवॉर्डेड, ये कभी भी अनरिवॉर्डेड नहीं होता। ध्यान से देखो, पॉजिटिव बातें कभी भी नेगेटिव नहीं होती हैं, तो जाहिर सी बात है फिर ये दो नेगेटिव बातें कभी भी पॉजिटिव नहीं होंगी। तो यहां पर भी कुछ नेगेटिव चाहिए, और वो भी आपका नाउन चाहिए। ये पॉजिटिव है और ये दोनों आपके नाउन नहीं है, ये दोनों आपके एडवर्ब है। डिसऑनेस्टी नेगेटिव नाउन है दोस्तों, तो आपका डिसऑनेस्टी आएगा। एंड डिसऑनेस्टी एंड इविल, बुराई और बेईमानी वाले काम नेवर गो पुरस्कार। जैसे यहां पे देखो, पॉजिटिव चीजें कभी भी बुरी नहीं होती, तो वैसे ही बुरी चीजें कभी भी पॉजिटिव नहीं होंगी, तो वहां पे पॉजिटिव वर्ड आएगा। अनपनिश्ड वाइल पनिश्ड, अनपनिश्ड पॉजिटिव वर्ड चाहिए, दैट इज अनपनिश्ड। पनिश्ड का मतलब होता है सजा दी गई, अनपनिश्ड का मतलब बिना सजा के। तो वो कह रहे हैं ना कि नेवर गो अनपनिश्ड, मतलब अनपनिश्ड कभी नहीं होंगी, अनपनिश्ड, नेवर गो अनपनिश्ड। अगर आप ये कर रहे हैं तो कभी भी अनपनिश्ड नहीं होगी। एंड हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क नेवर गो अनरिवॉर्डेड। वो कहता है ऑनेस्टी और हार्डवर्क अगर होगा तो ये कभी भी अनरिवॉर्डेड नहीं होगा, अर्थात हमेशा रिवॉर्डेड होगा। ठीक उसी प्रकार से बेईमानी और बुराई ये कभी भी अनपनिश्ड नहीं होगी, ये हमेशा पनिश वाली होगी, पनिशमेंट वाली होगी, हमेशा सजा देगी दोस्तों। तो ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट 5 के 5 ब्लैंक्स। उम्मीद करता हूं पूरे 25 सवाल आपने मेरे साथ सॉल्व कर लिए। आपका स्कोर क्या है आउट ऑफ 25, मुझे जानना है आप सारे बच्चों से, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। कैसी लगी वैसे आपको हमारी ये क्लास? इंफॉर्मेटिव ना? शेयर कर दीजिएगा दोस्तों अपने हर साथी के पास, हर किसी को बोलिए अगर आपको पेपर एनालिसिस का हिस्सा बनना है, आपको 25 प्रश्न सॉल्व करके 100 प्रश्नों की तैयारी करनी है, तो केवल एक फैकल्टी है जो ऐसा करा रहे हैं, एंड ही इज नन अदर देन संदीप केसरवानी सर। ऐसा बोल सकते हो तारीफ में थोड़ा थोड़ा सा। अच्छा, अब एक सवाल है, अगर कोई अपने से अपनी तारीफ करता है तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। अगर कोई अपने से अपनी तारीफ करता है तो उसे कहा जाता है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। एक नया इडियम भी सीख कर जाइए। आज 100 की जगह 101 क्वेश्चंस तैयार हो गए आपके। ओके गाइस, मिलते हैं आप सभी से अगले एपिसोड में कुछ नया पेपर सेट लेकर, शानदार प्रश्नों के साथ, डीप एक्सप्लेनेशन लेकर, प्रॉपर एनालिसिस कराएंगे एक एक प्रश्न एंड ऑप्शन का। सो हमेशा आते रहिए दोस्तों, आपकी इंग्लिश की तैयारी
आपके संदीप केसरवानी सर की पूरी जिम्मेदारी। इंग्लिश में एग्जामिनर एक प्रश्न भी बाहर से नहीं पूछ पाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं बच्चों। और ये एक दिन में गारंटी नहीं, पिछले 14 साल से पढ़ा रहा हूं और 8-10 साल से पेपर्स देख देख कर एक एक चीज बच्चों को एकदम से ऐसा लगता है जैसे एग्जाम का पेपर आपके लिए पहले से ही आपने पढ़ के रखा है। ऐसा फील होता है जब आप सेंटर हॉल में बैठते हैं, एग्जाम हॉल में बैठते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले पेपर में, अगले पेपर सेट को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें, मेहनत से पढ़ें और आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट। जय हिंद दोस्तों।